ओके, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। करता हूं आप सभी का स्वागत इस अमेजिंग रिविजनरी सीरीज में। यस, सीए फाउंडेशन के अंदर बहुत सारे नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। एक बार क्विकली मैं आपको लिस्ट डाउन कर देता हूं। सब अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये सारे के सारे जो नए टॉपिक्स हैं इनको मैं यहां पर डिटेल में कवर करवा रहा हूं यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री। बिकॉज सभी बच्चों ने डिमांड की कि सर इसको करवा दीजिए, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स हम ऑलमोस्ट रिवाइज कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैंने यहाँ पे रिविजन ऑलरेडी करवा रखी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। गूगल ड्राइव पे फोल्डर बनाया जिसके थ्रू पीडीएफ नोट्स मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। येस्टरडे वी कंप्लीटेड रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ बोनस इशू एंड राइट इशू। एक्चुअली रिवीजन कहना गलत होगा, क्योंकि पूरे टॉपिक्स को मैं डिटेल तरीके से कवर करवा रहा हूं, वो भी आईसीएम मॉड्यूल से, क्योंकि नए टॉपिक से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होंगे। आज की जो डेट है, आज मैं क्योंकि ट्रैवल कर रहा हूं और मैं चाहता नहीं था कि आप लोगों की लर्निंग मिस हो, इसीलिए मैं आज का ये वीडियो रिकॉर्ड करके प्रीमियर कर रहा हूं। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। कमिटमेंट है मंडे टू फ्राइडे रोज शाम को 8 बजे मिलने की। ये कमिटमेंट यहां पर आप लोगों के साथ में पूरी होनी चाहिए, हेंस आई एम हियर। सो दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। जो लोग मुझे नहीं जानते उन लोगों के लिए, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैं एकाग्रता प्लेटफॉर्म का फाउंडर हूं, डायरेक्टर हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए सीएस एक साथ कंप्लीट किया है। पिछले 11 सालों से सीए के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। Besides being a chartered accountant, I'm a Joe Stock speaker, YouTube vlogger एंड अ मोटिवेटर। और मैं सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग पढ़ाता हूं, इंटरमीडिएट में एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेरी जिंदगी में मैं ये 3 सक्सेस मंत्रास पे बिलीव करता हूं और इसको प्रोफेस करता हूं, और आप लोगों से भी कहता हूं आप इसे प्रोफेस करें, बिकॉज इन्होंने मेरी जिंदगी में सिग्निफिकेंट चेंज किया। एंड ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में भी सिग्निफिकेंट चेंज कर सकते हैं, और वो है पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको सिंपली आपको क्यूआर कोड को स्कैन करना है। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप नए हैं। एकाग्रता के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ हम लोग अभी यहां पर देख रहे हैं नया टॉपिक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दोस्तों, कंपनी अकाउंट्स ये जो टॉपिक है इसका स्कोप काफी बढ़ा दिया गया है। ओल्ड सिलेबस के अंदर अगर मैं बात करूं तो कंपनी अकाउंट्स में नॉर्मली सिलेबस में था अंडरस्टैंडिंग कॉर्पोरेट एंटिटी, देन यू हैड इशू ऑफ शेयर्स। जब मैं कहता हूं इशू ऑफ शेयर्स तो उसमें फॉरफीचर और रीइशू की भी एंट्रीज आ गई। उसके बाद में आया इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये वाला पोर्शन मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, स्ट्रक्चर्ड प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो नया पोर्शन ऐड हुआ है अकाउंटिंग ऑफ बोनस एंड राइट इशू, वो मैंने 2 लेक्चर्स में कवर करवाया है, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको यहां पर मिल जाएगा। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये 2 लेक्चर्स चलेगा मोस्टली। अभी तक तो प्लान है 2 लेक्चर्स चलेगा, लेकिन क्लास की स्पीड देखूंगा मैं। 1 घंटे का मेरा सेशन होता है। आज एक सेशन और कल एक सेशन, 2 सेशन में ये टॉपिक कवर करवाने की मैं इच्छा तो रखता हूं, बट देखते हैं आप कितना ग्रास्प कर पाते हैं। और फिर बाद में आएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इस तरीके से कंपनी अकाउंट्स पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट टॉपिक। करेक्ट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच हैव प्रेफरेंस, मतलब प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मिलती है 2 चीजों में, नंबर 1 इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड नंबर 2 इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब भी कंपनी बंद होने वाली होगी, अगर कंपनी बंद होने वाली होगी, तो कंपनी जब अपना पैसा लौटाएगी, तो पैसा लौटाते समय पहले तो आउटसाइडर्स को पेमेंट मिलेगा। जितने भी आउटसाइडर्स है, लायबिलिटी होल्डर्स की लायबिलिटी सेटल होगी, डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा मिलेगा, बैंकर्स को मिलेगा, क्रेडिटर्स को मिलेगा। लेकिन इन सबको पैसा देने के बाद अगर पैसा बचा तो, रिमेंबर, अगर पैसा बचा तो फिर कंपनी क्या करती है? ये पैसा लौटाती है अपने शेयर होल्डर्स को। जब मैं शेयर होल्डर्स की बात करता हूं तो शेयर्स में यहां पे आते हैं 2 टाइप के शेयर्स। एक आता है इक्विटी शेयर और दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर। दोस्तों, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, इट इज नोन एज द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, इट इज नोन एज द परमानेंट शेयर कैपिटल। ये वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी वापस पैसा दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। मतलब ऑब्लिगेशन कुछ नहीं है कंपनी पे, देयर इज नो लीगल और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू रीपे दीज शेयर्स। दूसरे टाइप के शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है प्रेफरेंस। ये जो शेयर्स होते हैं दोस्तों, इन लोगों को मिलती है प्रायोरिटी या फिर प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मिलता है 2 चीजों में। नंबर 1 इज इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सब लोगों को पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचता है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाती है, तो शेयर होल्डर्स में से जिन शेयर होल्डर को पहले पैसा लौटाएगी, मतलब वो शेयर होल्डर्स, जिन शेयर होल्डर्स को पहले पैसा लौटाया जाएगा, उनको कहा जाता है
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बिकॉज प्रेफरेंस का मतलब है प्रायोरिटी, और प्रेफरेंस के बाद में फिर पैसा किसको देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को, करेक्ट। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर दोज शेयर होल्डर्स हु गेट प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड का मतलब होता है इनकम ऑन शेयर्स। तो दोस्तों, कंपनी जो शेयर्स पे इन्वेस्ट करके पैसा कमाती है, ये जो पैसा कंपनी कमाती है, इस पैसे को, इस प्रॉफिट को कंपनी शेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, यस, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब ये डिविडेंड जब कंपनी पे करेगी तो सबसे पहले जिन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे होगा उनको कहा जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और बाद में जिसको पे होगा, मतलब पे होगा नहीं होगा पता नहीं, मे नॉट बी, उसको कहा जाता है इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ और बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। एज आई सेड, इक्विटी शेयर होल्डर्स मे गेट डिविडेंड, मे नॉट गेट डिविडेंड, डिपेंड करता है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जो है, इसको ब्रिज इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अगर आपने मेरे रिविजनरी लेक्चर्स देखे हैं कंपनी अकाउंट्स के, तो वहां मैंने एक्सप्लेन किया था, दे आर नोन एज ब्रिज इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब ये इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों इंस्ट्रूमेंट के गैप को ब्रिज करने के लिए बना है। तो प्रेफरेंस शेयर पे आपको मिलता है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। दूसरी चीज, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो होते हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेएबल। यार प्रेफरेंस शेयर दोस्तों, इवन दो शेयर होता है, लेकिन ये ध्यान से समझना, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी जो होती है वो होती है डिबेंचर्स की, मतलब बोरोड फंड्स की। तो इंडिया में चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो या डिबेंचर्स, इंडिया में चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, ये प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स आप इरिडीमेबल इशू नहीं कर सकते। दे नीड टू कम विद द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन, एंड दैट इज इन केस ऑफ नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। In case of non-infrastructure companies, it is 20 years. In case of infrastructure company, it is 30 years. Yes, सही सुना आप लोगों ने। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मतलब रियल एस्टेट कंपनी। यार आपको पता है रियल एस्टेट कंपनी में जेस्टेशन पीरियड बहुत हाई होता है। मतलब रियल एस्टेट कंपनी के अंदर पहले आप इन्वेस्ट करते हैं और फिर यू मे गेट मनी, यू मे नॉट गेट मनी, एंड इवन इफ यू गेट मनी इट रियली टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में अगर आप इन्वॉल्व हैं और आप प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू करें तो आपका मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन कितना है? 30 ईयर्स। नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए यह टर्म हो जाता है बेटा जी 20 इयर्स। इट इज जस्ट एंड जस्ट 20 इयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करना है मतलब क्या? अब ध्यान से समझना, जब कंपनी इशू करती है प्रेफरेंस शेयर तब क्या होता है, ये कहीं चीजें नहीं मिलेगी, ये डायग्राम नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, ये विद एनोटेशन नोट्स में अपलोड कर दूंगा जैसे ही ये टॉपिक खत्म होता है। तो कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो कौन किसको पैसा देता है? कंपनी पेज मनी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देती है कब? जब प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं। लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए जाते हैं तब कौन किसको पैसा देता है? ये एरो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मैंने उल्टा बोल दिया। कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी को पैसा पे करता है, लेकिन जब रिडीम करती है तो कंपनी क्या करती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा पे करती है। मतलब अब अगर आप यहां पे सीरीज ऑफ इवेंट्स देखेंगे तो कंपनी रिसीव्स मनी और यहां पर कंपनी पेज मनी। जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू होते हैं तो कंपनी को पैसा मिलता है। मतलब एक फाइनल जर्नल एंट्री यहां पर होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ऑब्वियसली उसके बीच में वो शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल और ये सब फलाना ढिमकाना तो चलता रहता है। लेकिन जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी तो रिडीम करेगी मतलब क्या? प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट करेगी। और रीपेमेंट किसको करेगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो कंपनी विल पे मनी टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के सामने आती है, ध्यान से देखना। अ कंपनी में रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अ कंपनी में रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स आइदर एट पार और एट प्रीमियम बट कैन नेवर redeem at discount. I repeat, a company can redeem preference shares either at par or at premium but never at discount. पहली बात, कंपनी जिस प्राइस पे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करती है उसको टेक्निकली कहा जाता है रिडम्पशन प्राइस। क्या कहते हैं बेटा जी?
रिडम्पशन प्राइस कहते हैं। हाँ बेटा ये प्रीमियर चल रहा है, हाँ प्रीमियर चल रहा है क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, अवेलेबल नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की लर्निंग रुके, इसीलिए प्रीमियर चल रहा है। हो गया, पढ़ा दूं आगे, पढ़ लो, धन्यवाद। तो कंपनी जिस प्राइस पे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करती है, मतलब खुद अपने शेयर्स खरीद लेती है। सर उसको तो बायबैक कहते हैं ना, बिल्कुल सही बोले। बायबैक होता है इक्विटी शेयर्स के केस में, प्रेफरेंस शेयर के केस में होता है रिडम्पशन। तो कंपनी अपने ही शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से वापस लेती है। तो टेक्निकली वापस नहीं लेती है, वो उनको उनके शेयर्स का पैसा लौटा देती है, तो शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं। तो उसको टेक्निकली कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और वो जिस प्राइस पे खरीदती है उसको कहते हैं रिडम्पशन प्राइस। अब दोस्तों कमाल की बात यहां पर यह है कि जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, व्हेनेवर कंपनी इशूज प्रेफरेंस शेयर्स, उनको रिडम्पशन प्राइस उसी समय बताना पड़ता है। तो आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोगों ने एक डॉक्यूमेंट के बारे में सुना होगा जिसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस, है ना। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट्स एन ऑफर डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीजें लिखी होती है कि आप जो ये शेयर्स इशू कर रहे हैं, ये क्यों इशू कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पैसा कहां पे लगाने वाले हैं, कंपनी के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, हर चीज के बारे में। इसके साथ साथ वहां पे इशू के टर्म्स लिखे होते हैं, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स हैं तो रिडम्पशन के भी टर्म्स लिखे होते हैं। दोस्तों एक चीज तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी कि इंडिया के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल नहीं हो सकते। करेक्ट है, मतलब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं हो सकते। मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन है 20 साल या 30 साल। अब इसका मतलब है कि जब भी कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैक्सिमम 20 या 30 इयर्स में उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। दैट इज बट फॉर श्योर। So there cannot be any irredeemable preferences or debentures in India. Now, अब जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, उसी समय कंपनी को अपने डिबेंचर होल्डर्स को, अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बताना पड़ता है कि हम ये प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को कितनी साल बाद और किस अमाउंट पे रिडीम करने वाले हैं। मतलब रिडम्पशन पीरियड भी डिफाइन करना पड़ता है। वहां पे दो चीजें डिफाइन करनी पड़ती है, एक होता है रिडम्पशन प्राइस और दूसरा होता है रिडम्पशन पीरियड, मतलब कितने साल बाद आप उसे रिडीम करने वाले। अब मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, दैट अ कंपनी में रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर एट पार और प्रीमियम बट नेवर एट डिस्काउंट, ये कहीं किसी लॉ में किसी सेक्शन में नहीं लिखा है, ये कॉमन सेंस बेसिस पे। क्यों? अब जरा दिमाग चलाना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दिमाग चलाने की कोशिश करना। आप लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो और मैं एक कंपनी, ठीक है। यू गाइज आर प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड आई एम अ कंपनी। मैं आज आप लोगों को एक प्रेफरेंस शेयर बेचता हूं 100 रुपए में, फेस वैल्यू 100 रुपए और इशू प्राइस भी 100 रुपए। चलो आप भी क्या याद रखोगे, इशू एट पार किया मैंने आपको ये प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए में बेचा और मैंने कहा कि मेरे दोस्त इसका रिडम्पशन पीरियड जो है वो है 5 साल, मतलब मैं 5 साल बाद आपको इसका पैसा लौटाऊंगा। आई विल रीपे यू मनी ऑफ दीज प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर 5 years. इट्स नॉट लाइक इक्विटी शेयर विच इज एब्सोल्युटली परमानेंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रीपेबल। क्लियर हो गया? लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मैं 5 साल बाद आपको 100 रुपए के शेयर का 90 रुपए वापस दूंगा। मतलब आज टुडे when you have purchased these shares from me, how much money you paid me? 100 rupees. That is the issue price. And I'm saying you that after 5 years I'm going to redeem these shares. मैं ये शेयर्स को रिडीम करूंगा और मैं 90 रुपए पे रिडीम करूंगा, मतलब मैं आपको वापस लौटाऊंगा कितना? 90 रुपीज। टेल मी गाइस, आप ये शेयर खरीदोगे क्या? लॉजिकली सोच के जवाब देना, ठीक है। इवन दो प्रीमियर है, मैं आपके चैट्स नहीं पढ़ सकता हूँ, आपकी भावनाओं को अच्छे से पढ़ सकता हूँ। डेफिनेटली आप इस समय लिख रहे होंगे नो 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 नो, लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। लेकिन इंस्टेड, अब ध्यान से सुनना, इंस्टेड अगर मैं कहता हूं कि मैं 5 साल बाद आपसे ये 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में खरीदूंगा, 130 रुपए में खरीदूंगा, 150 रुपए में खरीदूंगा, तो आपका जवाब क्या होगा? कबूल है, कबूल है, कबूल है सर, कबूल है। मतलब एज एन इन्वेस्टर सोच भाई, सोच इन्वेस्टर की तरह। एक इन्वेस्टर क्या चाहता है? इन्वेस्टर चाहता है कि उसका पैसा बढ़े, इन्वेस्टर चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, इन्वेस्टर चाहता है कि उसको शॉर्ट टर्म गेन भी हो, लॉन्ग टर्म गेन भी हो, जो भी मिल जाए अच्छा, दोनों मिल जाए तो सर्वोत्तम। तो आप सोच रहे हो कि मैं आज 100 रुपए का शेयर खरीद रहा हूं और 5 साल बाद अगर मुझे इसके बदले 120, 130, 40 मिल रहा है तो ये मेरा बेनिफिट है, प्लस प्रेफरेंस शेयर पे जो हर साल डिविडेंड मिलेगा वो भी बेनिफिट है, मतलब डुअल बेनिफिट है। तो अगर ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, अगर रिडम्पशन प्राइस जो है इट इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, इफ रिडम्पशन प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू इट इज नोन एज रिडम्पशन एट प्रीमियम। क्या कहलाता है बेटा जी टेक्निकली? रिडम्पशन एट प्रीमियम। ये रिडम्पशन एंड प्रीमियम में
हु विल गेन एंड हु विल लूज, थोड़ा सा दिमाग चलाना, नहीं है तो भाड़े पे लाना। रिडम्पशन एट प्रीमियम में कौन गेन करेगा कौन लूज करेगा? शेयर होल्डर विल गेन एंड कंपनी विल लूज। ऑब्वियसली अगर मैं, कंपनी कह रही है कि मैं 100 रुपए का शेयर 120 में खरीदने वाली हूं, तो 20 रुपए का मेरा सीधा सीधा क्या है? नुकसान है, लॉस है। ठीक है, पर चलो मान लेंगे। अब फर्ज करो, इमेजिन करो, मैं यहां पर ये जो प्राइस है ना 90 रुपए, इसको मैं कर देता हूं 100 रुपए। 120 में आप मान गए, 150 में आप मान गए, मतलब अगर फेस वैल्यू से ज्यादा रिडीमेबल प्राइस है तो आप मान गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कह रहा हूं दूसरा सिनेरियो, जहां पर रिडम्पशन प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू। 100 रुपीज का शेयर आपने इशू किया है, 5 साल का रिडम्पशन पीरियड है, और आप अपने शेयर होल्डर से कहते हो कि मैं 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, आई एम गोइंग टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट 100 रुपीज। Maybe your preference shareholders may agree to it. It is known as redemption at par. क्या कहते हैं इसको टेक्निकली? redemption at par. आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर अभी भी एग्री हो जाएगा, हो सकता है। क्यों एग्री हो जाएगा या हो सकता है बेटा जी? अब समझना, वो क्या सोच रहा है, भाई मुझे शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है। शॉर्ट टर्म गेन मतलब प्रेफरेंस शेयर पे मुझे डिविडेंड मिल रहा है। देखो जनरली जब रिडम्पशन एट पार वाली केस होता है ना, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, तो कंपनीज क्या करती है, अपने प्रेफरेंस शेयर पे हाई रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर करता है, ज्यादा डिविडेंड ऑफर करता है, ताकि प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट हो जाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट हो जाए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन्वेस्टर की मेंटालिटी में वो क्या सोचेगा कि भैया चलो नुकसान तो नहीं हो रहा है, मेरा मेरा मुद्दल अमाउंट तो नहीं टूट रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट तो नहीं टूट रहा है, व्हाट आई एम इन्वेस्टिंग टुडे, माय मनी इज इंटैक्ट। सी एग्जैक्टली अगर आप सोचोगे, यही चीज फिक्स डिपॉजिट में नहीं होती। थोड़ा दिमाग चलाना, आप बैंक में सपोज 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। अब 5 साल बाद आपका 1 लाख रुपया 1 लाख ही रहता है, वो कोई बढ़ता नहीं है, वो कोई घटता नहीं है। देन व्हाई डू यू इन्वेस्ट इन एफडी? बिकॉज यू गेट इंटरेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ दीज 5 years। आप पॉइंट समझे? तो अगर आप समझेंगे तो लॉजिकली कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होता है, ही मे एग्री टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट पार बिकॉज ही इज नॉट लूजिंग हिज मनी। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचते हैं, इफ रिडम्पशन प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू, मतलब इट इज द केस ऑफ रिडम्पशन एट डिस्काउंट। अगर रिडम्पशन एट डिस्काउंट का सिनेरियो बनता है, तो माय डियर फ्रेंड, शेयर होल्डर विल लूज एंड कंपनी विल गेन। और एक्चुअली ऐसा कभी होगा ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो लाइन मैंने यहां पर लिखी है, ये लाइन को किसी लॉ के मोहर की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से बेटा, दिमाग चलाने का, एज एन इन्वेस्टर सोचने का। You will never invest in any company where your principal amount is getting deteriorated. आज मैं 100 रुपए का शेयर इशू कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं 5 साल 3 साल जो भी रिडम्पशन पीरियड है, उतने साल बाद मैं ये शेयर आपसे खरीदूंगा 80 रुपए में, 70 रुपए में, 90 रुपए में। Why am I going to invest? Am I anytime going to invest? The answer is no. The answer is absolutely no. तो पहली बात, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना पड़ता है, इरिडीमेबल इंडिया में इशू नहीं होते हैं। मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडम्पशन है 20 इयर्स या फिर 30 इयर्स। दिमाग में बैठा लेना सारी चीजें। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना मतलब कंपनी को पैसा वापस लौटाना पड़ेगा, कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिडम्पशन जिस प्राइस पे होता है उसको कहते हैं रिडम्पशन प्राइस। रिडम्पशन जितने पीरियड के बाद होता है उसको कहते हैं रिडम्पशन पीरियड। अब लॉजिकली हमने यहाँ पे देखा, द कंपनी में रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम बट कैन नेवर रिडीम एट डिस्काउंट। ये क्लियर हो गया? पक्का? Now coming to important point, and that important point is the concept of conservatism. क्या कहता है चाचा प्रूडेंस, जिन्होंने बनाया कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म? कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है that anticipated losses and expenses should be accounted. एक्चुअल एक्सपेंसेस, एक्चुअल लॉसेस जो हो रहे हैं उसकी तो अकाउंटिंग एंट्री करनी ही करनी है दोस्त, समझ रहा है? उसको तो अकाउंट करना ही है, उसमें तो कोई चॉइस भी नहीं है। लेकिन कंजर्वेटिज्म, या फिर मैं इसको ऑब्लिक करके लिखता हूं प्रूडेंस, ये कहता है कि अगर कोई एंटीसिपेटेड लॉस है, एंटीसिपेटेड लॉस मतलब जो होने वाला लॉस है, अभी तक हुआ नहीं है पर होने वाला लॉस है, तो एंटीसिपेटेड लॉस की भी मुझे अकाउंटिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी।
मतलब क्या? जैसे एक पिता अपनी बेटी के शादी की तैयारी करता है, बिट्टो का विवाह की तैयारी करता है, मेरी बिट्टो बड़ी हो रही है, मेरी बिट्टो की एजुकेशन की तैयारी करनी है, मेरी बिट्टो की शादी की तैयारी करनी है, वैसे ही चाचा प्रूडेंस कहता है कि भाई साहब अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं तो ये निश्चित है कि ये प्रेफरेंस शेयर किसी ना किसी दिन रिडीम होंगे मियां, क्योंकि इंडिया के अंदर इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है चीचा। अब अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाना पड़ेगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हो रहे हैं एट प्रीमियम चीचा मतलब कंपनी की एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाली है। एक्स्ट्रा कॉस्ट आज नहीं लगेगी, आप बोलोगे चीचा ये कॉस्ट लगेगी कुछ साल बाद आफ्टर द पीरियड ऑफ रिडम्पशन। जब भी ये पीरियड ऑफ रिडम्पशन के बाद कॉस्ट लगेगी, आपको पता है चाचा प्रूडेंस की कसम ये एंटिसिपेटेड लॉस है, और चीचा कहते हैं एंटिसिपेटेड लॉस की अकाउंटिंग एंट्री पास करनी चाहिए। भाई साहब चीचा ऐसे कहते हैं, चीचा ऐसे ही कहते हैं। आपको याद हो तो इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था, मेरे को कॉल करने दो, इशू ऑफ डिबेंचर्स एचडीसी लिमिटेड का क्वेश्चन था, याद करना इसी YouTube चैनल पे है। इशू ऑफ डिबेंचर्स एचडीसी लिमिटेड का एक क्वेश्चन मैंने दिया था, एक पूरा के पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है आप लोगों को? वहां पर ये चीज हम लोगों ने देखी थी कि एचडीसी लिमिटेड में हमने देखा था दैट एक्सपेंडिचर ऑन इशू और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड डिबेंचर्स आर टू बी ट्रीटेड ऑन द बेसिस ऑफ लंप सम रिडम्पशन और रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। इसके बेसिस पर उसको ट्रीट किया जाता है। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पक्का है 100%? दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए मतलब निश्चित है ये प्रेफरेंस शेयर की विदाई कभी ना कभी तो होनी, बेटी की तरह है, बेटी की तरह, आज नहीं तो कल पराया धन होती है। अब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन होगा तो प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन पे पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो कंपनी को दो चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो होने वाला कैश आउटफ्लो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान से समझना, उसको अगर आपने अपने पूरे प्लानिंग में बेक इन नहीं किया तो आपका नुकसान हो सकता है। और दूसरी चीज जिसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी वो है रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अगर ये प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो इसका रिडम्पशन कैसे होगा वो भी यहां पर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस पूरी की तैयारी के लिए, इस पूरी की पूरी तैयारी के लिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए मम्मा मियां बना है एक सेक्शन कंपनी एक्ट में, उल्टा पेंसिल चल रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और वो है सेक्शन 55। यस यू हर्ड मी राइट, सेक्शन 55। छोटा सा सेक्शन, 5 पॉइंट्स बस, छोटा सा सेक्शन, 5 पॉइंट समझ लिया, हो गया। फिर तो चैप्टर के क्वेश्चन शुरू करेंगे, बहुत ही बढ़िया। सेक्शन 55 के 5 पॉइंट्स क्या, अपने बुक के एक्सट्रैक्ट्स लेकर आया हूं, मां कसम जबरदस्त, ढूंढ लो। सेक्शन 55 के 5 पॉइंट्स, पहला पॉइंट कहता है, ध्यान से सुनिएगा, नो प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड अनलेस एंड अंटिल दे आर फुल्ली पेड अप। दोस्तों ये सेम पॉइंट हमने बोनस शेयर के अंदर सेक्शन 63 के अंदर हमने देखा है कि कंपनी बोनस शेयर्स तब तक इशू नहीं कर सकती जब तक ओरिजिनल शेयर्स फुल्ली पेड अप ना हो। बात पूरी सही है, बात पूरी सही है, जब तक कॉफी का पैसा नहीं दिया, कॉफी मग कैसा फ्री में दीजिएगा, समझ रहे हो? वैसे ही कंपनी सिंपल कहती है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है रीपेमेंट। अरे भैया जब शेयर होल्डर ने तुम्हें पेमेंट नहीं दिया है, पूरा के पूरा शेयर कैपिटल का पैसा नहीं दिया है, तो आप शेयर होल्डर को वापस रीपेमेंट कैसे कीजिएगा? समझ रहे हो? तो 55 के 5 पॉइंट दिमाग में रखने का, समझने का, समझ हटा सावन की घटा फटा, सिंपल। पहला क्या है, नो प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड अनलेस एंड अंटिल दे आर फुल्ली पेड अप। सभी जने बोलेंगे मेरे साथ एक साथ, नो प्रेफरेंस शेयर बी रिडीम्ड अनलेस एंड अंटिल दे आर फुल्ली पेड अप, स्वाहा। सेकंड प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का है, बरोबर है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए पैसा चाहिए, बरोबर है। तो 55 का पॉइंट नंबर 2 बात करता है रिसोर्सेज के बारे में, दैट प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आइदर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। व्हाट डू यू मीन मामा मिया? प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी का मतलब होता है आइदर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्या मतलब होता है डिविजिबल प्रॉफिट्स का? डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब होता है दोंडो रेवेन्यू रिजर्व्स। क्या मतलब होता है रेवेन्यू रिजर्व? रेवेन्यू रिजर्व का मतलब क्या होता है राजेश? रेवेन्यू रिजर्व का मतलब होता है दोज रिजर्व व्हिच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब जो पैसा मैंने कमाया,
मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई, उस पैसे को मैंने संजो के रखा है, मेरी करण अर्जुन आएंगे, ये पैसे को जो मैंने संजो के रखा है ये है मेरे रिजर्व्स। इन रिजर्व्स को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड, सेम डिस्कशन किया राजेश सेक्शन 63 में, सेम डिस्कशन। जिन इन रिजर्व्स को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं, एक जिसको मैं कहता हूं फ्री रिजर्व्स और दूसरा जिसको मैं कहता हूं कैपिटल रिजर्व्स। अब फ्री रिजर्व्स कौन से रिजर्व्स है? दे आर दोज रिजर्व्स which can be distributed as dividend to equity shareholder। जबरदस्त। तो 55 का पॉइंट नंबर 2 कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए जो भी पैसा चाहिए वो पैसा आप दो ही सोर्सेज से ला सकते हो, स्वाहा। सोर्स नंबर 1 क्या है? आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। नंबर 2 आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर। बोले तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, स्वाहा। मतलब बहुत सिंपल है। 55 का पॉइंट 2 कहता है क्या आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है? हाँ। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए पैसा मांगता है? हाँ। ये पैसा किधर से लेकर आएंगे बताइए? पहला सोर्स है आपके पास जो आपने जमा पूंजी करके रखी है, जो पैसा कमा के रखा है, जो रिजर्व बना के रखा है। कौन से रिजर्व? डिविजिबल प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व, फ्री रिजर्व। उन रिजर्व को आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट अगर मैंने पैसा नहीं कमा के रखा, अगर मेरे पास रिजर्व नहीं है तो क्या? तो आप दूसरा काम कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए आप नए इक्विटी शेयर्स इशू करें। मतलब इक्विटी शेयर्स का एक नया इशू लेकर आए, एफपीओ लेकर आए, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग लेकर आए, उनको इक्विटी शेयर्स इशू करें, उनसे पैसा ले और ये जो पैसा आएगा उससे प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। थर्ड कंडीशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत तेज बढ़िया, बहुत तेज इंटेलिजेंट बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे भाई, मन के इतने कच्चे, बहुत तेज इंटेलिजेंट बच्चे। तीसरा पॉइंट जो है ये तब लगेगा जब 55 के 2 का फर्स्ट नंबर पॉइंट अप्लाई होगा। टेक अ डीप ब्रेथ। अबे 55 to 1 में है क्या? 55 to 1 कहता है प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आइदर आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। रुक जा राजा, रुक जा, थंडर। हाँ, एक बात बताओ, अगर मैं डिविजिबल प्रॉफिट्स को यूज करता हूं टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपको नहीं लगता है मैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के अधिकारों को छीन रहा हूं? क्या बात कर रहे हो सर? कैसी बात कर रहे हो सर? क्या मियां कैसी बात कर दे तुम लोग? किरकिरी दिमाग का दहीनी को नकू करना मामा, समझ के है मामा? मस्त जाने का, बिरयानी खाने का, चार मीनार के ऊपर जाकर कूद जाने का, बहुत ही बढ़िया। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसे बोल रहे हैं सर कि अगर आपने 55 to 1 यूज किया तो आपने इक्विटी शेयर होल्डर के अधिकार का हनन किया? ये कैसे बोल सकते हैं? अभी बताता हूं, अभी टिक करके देता हूं, अभी टिक करके देता हूं। समझ 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 समझ। वापस आ जा, वापस आ जा, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, वापस आ जा। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब बोल के, what is the meaning of divisible profit? Divisible profit means the profit which is otherwise available for distribution as dividend to equity shareholder। साधारण भाषा में डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट होता है जिससे आप इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकते हैं। क्लियर क्या? ठीक है सर। अब अगर मैं यही डिविजिबल प्रॉफिट को यूज करता हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के शेयर्स को रिडीम करने के लिए, तो क्या मैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार नहीं छीन रहा हूं? मतलब समझना, कम्मों की शादी करने के लिए दूल्हे लोगों ने, सामने वाली पार्टी ने मारुति 800 मांगी, पिताजी ने कम्मों की शादी के लिए मारुति 800 को लेने के लिए पैसे जमा करना चालू किया, धीरे धीरे पैसे जमा किया, लेकिन इतने में वो लड़का जो है हमारा कम्मो का भाई, वो कम्मो का भाई को लेना है कैमरा, क्योंकि फोटोग्राफर बन रहा है। 3 इडियट्स का पूरा खिचड़ी बना डाले है ना, वो फोटोग्राफर बनने का, कैमरा लेने का है। तो ससुरा कैमरा लेने के लिए वो कम्मो के शादी के लिए जो पैसा जमा किए थे, वो ससुरा पैसा हम फोटोग्राफर का कैमरा लेने के लिए, उमुन्ना के लिए लगा दिए। मतलब क्या? कम्मो का तो शादी अब नहीं होगा ना, जब तक पैसा जमा नहीं होगा कम्मो का तो शादी नहीं होगा ना। कहा हम ये बोल सकते हैं कि तमें कम्मो का जो अधिकार है, तम वो अधिकार मुन्ना को दे दिए हो। समझ रहे हो हर बात जो हम बोलना चाहते हैं? हाँ, बहुत ही इंटेलिजेंट बात है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई क्लास में, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे।
मतलब भैया आप अगर डिविजिबल प्रॉफिट को रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो मुन्ना, तो आप सीधा सीधा इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार छीन रहे हो, बिकॉज वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है। बात तो सही है सर, बात तो सही बोल रहे हो आप, समझ में आ रही है। अरे इन कंपनी लॉ इतना अमेजिंग है भाई, लड़की से प्यार हो नहीं हो, कंपनी ऐप से प्यार हो जाएगा इस तरीके से पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूं बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे और बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर हूं मैं। 55(2) कहता है कि प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अगर आप नए इक्विटी शेयर्स इशू करके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हो तो आप इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार नहीं छीन रहे हो, क्योंकि उस केस में आप इक्विटी शेयर होल्डर को बताकर, बकायदा उनको बताकर शेयर्स इशू कर रहे हो। देखो भैया हम शेयर इशू कर रहे हैं, क्यों इशू कर रहे हैं? क्योंकि इस पैसे से प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने वाला है। तो इक्विटी शेयर होल्डर की चॉइस है, ही मे सब्सक्राइब, ही मे नॉट सब्सक्राइब, देयर इज नो लाई। लेकिन अगर मैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करता हूं आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब वो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब जमा किया हुआ प्रॉफिट, रिजर्व्स जो बिलोंग करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, मतलब मैं उसको इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकता था, मैं वो डिविजिबल प्रॉफिट का इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर दे सकता था, हमने देखा है सेक्शन 63। लेकिन अगर मैं उसका इस्तेमाल करता हूं ना फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो कहीं ना कहीं मैं इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार छीनता हूं, और इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार हम छीनने नहीं देगा। पुष्पा है, फ्लावर समझे क्या? फ्लावर, फायर है अपन, फायर। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार नहीं छीनने देगा। इसीलिए 55 का पॉइंट नंबर 3 बना है, जो कहता है अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए डिविजिबल प्रॉफिट का इस्तेमाल किया है, तो जितने अमाउंट का फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किया है उतना अमाउंट आपको एक अलग से अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसका नाम है CRR अकाउंट, बोले तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, स्वाहा इंग्लिश में, इसी पूरे चीज को इंग्लिश में। सेक्शन 55 पॉइंट नंबर 3 स्टेट्स दैट इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट देन एन अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सो रिडीम्ड शुड बी ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट अकाउंट नोन एज CRR अकाउंट। फ्लावर स्लो में समझते हैं। पहली बात, 55(3) कब लगेगा? जब 55(2)(1) होगा। अगर 55(2)(2) है तो 55(3) लगेगा ना। 55(3) कब लगेगा? जब 55(2) में 1 नंबर होगा। मतलब इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट तो 55(3) लगेगा, बराबर है। बट इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर तो 55(3) नहीं लगेगा। If preference shares are redeemed out of divisible profits, then an amount equal to face value of preference shares so redeemed should be transferred to a separate account known as capital redemption reserve account. Very simple. 55(4) क्या कहता है? अब 55(4) तब लगेगा जब 55(3) लगेगा। 55(4) कहता है कि भैया जी ये जो CRR के अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर किए हो, ये बैलेंस का ससुरा यूज क्या है? तो 55(4) कहता है द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बैलेंस कैन बी यूज only for issue of fully paid up bonus shares to equity shareholder। मां कसम 55 ने ले जाकर 63 को चिपका दिया। सेक्शन 55 और 63 के बीच में गहराइयां बढ़ती जा रही है, नजदीकियां बढ़ती जा रही है। They're still saying we are good friends। सेक्शन 55 का पॉइंट नंबर 4 कहता है अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में कोई भी बैलेंस है तो वो बैलेंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, और वो एक ही इस्तेमाल क्या है? फॉर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। सेक्शन 63 में यही चीज देखी थी क्या? बोलो रे बोलो, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे, बोल रहे बेबी बोल। आंसर इज यस। सेक्शन 63 के अंदर हमने देखा था कंपनी जब बोनस शेयर्स इशू करती है 63(1) रिसोर्सेज के अंदर, तो बोनस शेयर्स इशू करते समय सबसे पहले हम यूज करते हैं बैलेंस ऑफ CRR, क्योंकि इसी दिन के लिए CRR का बैलेंस जो है सेक्शन 55 कहता है द बैलेंस इन CRR कैन बी यूज ओनली एंड ओनली फॉर fully paid up issue of fully paid up bonus shares to equity shareholder। चेक कर लीजिएगा। सर एक बात पूछिएगा, अगर सर 55(2) में पॉइंट नंबर 2 बना, अगर 55(2) में पॉइंट नंबर 2 बना
तो ना 55 का 0.3 रहेगा और ना ही 55 का 0.4 रहेगा। का हम सही समझ रहे हैं सर? सोचते हैं, अगर 55 में 2 में पॉइंट नंबर 2 बना, मतलब इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आपका कहना है ना ही 55.3 बनेगा, तो फिर तो कुछ अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर नहीं होगा। परफेक्ट है, सही बोल रहे हो। और ना ही सर 55 का 4 बनेगा, मतलब जब सीआरआर में बैलेंस ही नहीं है तो बोनस का पॉइंट ही नहीं आता। ना बजेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, ना होगी बारिश, ना नाचेगी मयूरी। बात बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल सही पकड़े हो भिड़ो। अगर ये पॉइंट पकड़ लियो ना तो समझ लेना बेटा तुम्हारी तो निकल पड़ी इस टॉपिक में। बस ये 5 पॉइंट, छोटे से 5 पॉइंट, क्या करना, कुछ नहीं करने का। सेक्शन 55 के अंदर कहा गया है preference shares can be redeemed out of divisible profits or out of proceeds of fresh issue of equity shares. If preference shares are redeemed out of divisible profit, तो 55(3) लगेगा जो कहता है amount equal to face value of preference shares so redeemed should be transferred to CRR account. और तो ही 55(4) लगेगा जो कहता है कि balance and CRR can be utilized only for issue of fully paid up bonus shares to equity shareholders. जबरदस्त भाई साहब, इतना गहराई में जाके तो हम सोचे ना ऊपरा ऊपरी पड़े 12वीं में क्या। हाँ सॉरी सर। अब अगर प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो आपने फ्री रिजर्व्स यूज किए हैं? नहीं सर। सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा? नहीं सर। और जब सीआरआर में पैसा ही नहीं है तो बोनस का पॉइंट आएगा? नहीं सर। मतलब 55(3) और 55(4) पॉइंट नंबर 3 और 4 कब लगेगा? जब 55 पॉइंट नंबर 2 के फर्स्ट नंबर में डिविजिबल प्रॉफिट का यूज होगा। सर बहुत जबरदस्त लग रहा है, मजा आ रहा है सर, ऐसा नशा चढ़ रहा है कंपनी सिलेक्ट का, चढ़ना चाहिए। नाउ 55(5) कब अप्लाई होता है, ध्यान से समझना। 55(5) तभी अप्लाई होता है जब रिडम्पशन होता है एट प्रीमियम। रिडम्पशन एट प्रीमियम ओनली, मतलब रिडम्पशन प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। अब समझना, if preference shares are redeemed at premium, condition पढ़ना, if preference shares are redeemed at premium, then the amount of premium payable can be utilized out of dash. अब हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ प्रीमियम। सपोज करना किसी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए और उसका रिडम्पशन प्राइस जो है वो है 18 रुपए, तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना होगा बेटा जी? लाइव चैट में आंसर लिखो। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना होगा यहाँ पे? 8 रुपए। तो 55 के पॉइंट नंबर 5 में हम लोग बात कर रहे हैं 8 रुपए की। इफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, इसके कुछ अर्थ और अनर्थ निकालते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं पार, तो क्या ये कंडीशन अप्लाई होगी? सोच के देखना। इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार, तो क्या ये कंडीशन अप्लाई होगी? नहीं होगी। बट इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो क्या ये कंडीशन अप्लाई होगी? बिल्कुल होगी। तो ये कहता है कि भैया जी जो प्रीमियम का अमाउंट है ना, प्रीमियम का अमाउंट इन दिस केस इज हाउ मच? 8 रुपीज। ये एडिशनल 8 रुपया कहां से लाएंगे? देखो फेस वैल्यू का पैसा हम कहां से ला सकते हैं? जैसे कि हमने डिस्कस किया है, अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू कैन बी बॉट आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 8 रुपया कहां से लेंगे? अब सिंपल समझना, यहाँ पे कंपनी एक्ट का कुछ प्रोविजन और आपके मॉड्यूल का एक लाइन है, दोनों में रिपीट करने जा रहा हूं। वो कहता है आपको ये चेक करना है कि आप सेक्शन 133 कंपनी है या सेक्शन 132 कंपनी। अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सब पहले इंटरमीडिएट का पार्ट था, बट आपको मैं याद रहे वैसे बता सकता हूं। 133 कंपनी को याद रखने का एज अ छोटा कंपनी। सेक्शन 133 कंपनी बोले तो अम्मा छोटा कंपनी, और सेक्शन 132 कंपनी बोले तो अम्मा बड़ा कंपनी। तो सेक्शन 133 अगर कंपनी है, मतलब आपका कंपनी छोटा कंपनी है, तो छोटा कंपनी जो है वो अमाउंट ऑफ प्रीमियम के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका कंपनी बड़ा कंपनी है, बड़ा कंपनी बोले तो वो कंपनी जो सेक्शन 132 में कवर होता, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस जो है यूज कर सकता फॉर द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नॉर्मल तरीके से सिंपल है। सेक्शन 52 हम लोगों ने देखा है विच डील्स विद सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 52 के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूजेस होते हैं। उन 5 यूजेस में से वन ऑफ द यूज स्टेट्स प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। एग्रीड। लेकिन 55 का पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? ओनली
Section 132 companies are allowed to use the amount of premium out of securities premium account, and Section 133 company cannot use the balance of security premium. Confusion. हम एग्जाम में कैसे करेंगे सर? आप हमें बताइए, हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करें? हमें कैसे पता चलेगा ये छोटा कंपनी है कि ये बड़ा कंपनी है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेक्शन 132 कंपनी है कि 133 कंपनी है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने का कि नहीं करने का? बहुत सिंपल, आईसीआई मॉड्यूल का पेज नंबर 11.156 पे लिखा है। ये ढूंढो क्या लिखा है, ये बॉक्स लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एज इट इज, और मुझ पे भरोसा नहीं है। ये देखो आईजीएआई का मॉड्यूल है, आईजीएआई के मॉड्यूल के पेज नंबर 11.6 पे ये 1.56 पर नोट पढ़ने का। ऑल द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ध्यान से पढ़ने का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिस नहीं होना चाहिए। All the questions in this chapter have been solved on the basis that the companies referred in question are governed by Section 133 of Companies Act 2013 and comply with the accounting standards prescribed by them. Accordingly, the balance in securities premium have not been utilized for the purpose of redemption of premium on preference shares. Matter खत्म, बस। तो जो भी लोग सीए फाउंडेशन का कंपनी अकाउंट्स का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं, और आप अगर कंफ्यूज्ड है कि सेक्शन 55 के अंदर अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं प्रीमियम पे तो हम उसको क्या कंसीडर करें, सेक्शन 133 कंपनी या सेक्शन 132 कंपनी? क्योंकि सेक्शन 55 में दो अलग अलग प्रोविजंस बोली है। अकेडमिकली कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सीए फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 11 के पेज नंबर 11.156 मॉड्यूल पे क्लियरली लिखा है कि स्टूडेंट्स आर सपोज टू सॉल्व all the questions with an assumption that the companies given referred in the question are section 133 company, और accordingly अगर preference shares redeem होते हैं प्रीमियम पे तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम आप सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज नहीं करेंगे। मतलब ये अमाउंट ऑफ प्रीमियम कहां से यूज होगा? इट विल बी यूज्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट लाइक जनरल रिजर्व्स और फ्री रिजर्व्स और पीएनएल अकाउंट। समझ में आया? पक्का? तो यार बहुत सिंपल है। अब एक बार पांचों पॉइंट को एक साथ समअप करते हैं एकेडमिक व्यू पॉइंट से और क्वेश्चन स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी जने बता दो। मैं भले ही लाइव नहीं हूं पर मैं लाइव में चैट जरूर देख रहा हूं आप लोगों की, ये समझ लेना, है ना? क्योंकि अभी हम जिंदा है। चलिए सभी जने मेरे साथ बोलेंगे, सबको रिपीट करना है। घर वाले बोलेंगे मेरा बच्चा पागल हो गया, चलेगा। अरे भैया ये पागल बनती है, क्या करें, औरों को आती नहीं और हमारी है कि जाती नहीं, क्योंकि फूल हूं गुलाब का चमेली का मत समझना, फूल हूं गुलाब का चमेली का मत समझना, अंश हूं आपका सहेली का मत समझना। सभी जने मेरे साथ ये रिपीट नहीं करना था रे, पांचों पॉइंट्स रिपीट करने थे। चलो सभी जन रिपीट करेंगे। पॉइंट नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड until and unless they are fully paid up. Number 2, preference shares can be redeemed out of proceeds, preference shares can be redeemed out of number 1, divisible profit. Number 2, proceeds of fresh issue of equity shares. Number 3, if preference shares are redeemed out of divisible profit, बोलो रे, टाइम पास मत कर, वापस बोल, मेरे पीछे रिपीट करने का तभी खोपड़ी में जाएगा। बोल रे बाबा बोल। If preference shares are redeemed out of divisible profit, then an amount equal to face value of preference shares so redeemed should be transferred to separate account known as CRR account. बहुत बढ़िया। Number 4, the balance in CRR can be used only for issue of fully paid up bonus share to existing equity shareholder. 55(5), premium on redemption of preference share should be paid out of divisible profits and not out of security premium balance, because all the questions are to be solved assuming the company as 133 company. ICI module page number 11.156। समझ में आया? बस ये सिंपल सी पॉइंट्स यहां पर याद रखने का। क्लियर? मजा आ रहा है कि नहीं? सभी जने बता दो, मजा आ रहा है कि नहीं? एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे फिर वापस
कल के लेक्चर में मिलना ही मिलना है हमें, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो प्रेफरेंस शेयर क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अपने रजिस्टर में आइए, फटाक से लिखिए मेरे साथ इलस्ट्रेशन नंबर 1। पेज नंबर क्या है भाई, 11.158। नाउ, Hinduja Company Limited had 5,008% redeemable preference shares of rupees 100 each, fully paid up. 8,000 100% पेड अप है। 55 की पहली कंडीशन क्या, प्रेफरेंस शेयर शुड बी फुल्ली पेड अप, ठीक है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। रिडम्पशन हो रहा है एट पार। अब ध्यान से समझना, अगर रिडम्पशन एट पार है तो 55 का 5 नंबर का पॉइंट तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 55 का 5 नंबर का पॉइंट तब अप्लाई होता है जब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं एट प्रीमियम, और यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं एट पार, ठीक है। So the company decided to redeem these preference shares at par by issue of sufficient number of equity share of rupees 10 each fully paid up at par. मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने के दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, दूसरा होता है आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर। यहां पर प्रेफरेंस शेयर को हम कैसे रिडीम कर रहे हैं, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए हम सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे, और जो इक्विटी शेयर इशू करेंगे उसकी फेस वैल्यू भी 10 रुपए, एंड दे आर आल्सो इशू एट पार। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोगों को यहां पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन किस चीज का करना पड़ेगा, लिखते चलिए मेरे साथ, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए मुझे कितने अमाउंट की जरूरत है, तो 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ रुपीज 100। द कंपनी डिसाइड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। मतलब क्या, 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स को मुझे रिडीम करना है एट पार, मतलब 100 रुपए पे। तो मुझे टोटल कितने पैसों की, कितने रुपयों की जरूरत है, आई विल नीड रुपीज 5 लाख। चेक ऑल ऑफ यू, कितने रुपयों की जरूरत होगी दोस्तों, आई विल नीड रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपयों की जरूरत होगी। ये क्लियर है सबको, चेक कर लेना, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये 5 लाख रुपए मैं कहां से अरेंज कर सकता हूं, 55(2) के हिसाब से द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन बी यूटिलाइज आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। क्या मैं यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट यूज कर रहा हूं, नहीं, आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो मुझे यहां पर देखना है कि मुझे 5 लाख रुपए इकट्ठा करना है इक्विटी शेयर से। तो मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। अब ये मैं कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, दैट इज वेरी सिंपल, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर इक्विटी शेयर। ओके, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है रुपीज 5 lakhs, डिवाइडेड बाय एक इक्विटी शेयर कितने में इशू हो रहा है, चेक करने का बेटा, एक इक्विटी शेयर है 10 रुपीज का एंड इट इज इशूड एट पार, तो डिवाइडेड बाय रुपीज 10 पर इक्विटी शेयर। मतलब क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि 50,000 इक्विटी शेयर्स हमें इशू करना है। देखिए 50,000 इक्विटी शेयर्स हमें इशू करना है, तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। पहली जर्नल एंट्री प्रेफरेंस शेयर को कैंसिल करता हूं। प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज देखो बेटा जी कितना है, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीस। ध्यान से देखना, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाख रुपीस to preference shareholder account 5 lakh rupees being preference shares redeem। तो आपने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करने से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल कर दिया, और आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में एक लायबिलिटी खड़ी कर दी। अब आपको ये 5 लाख रुपए अरेंज करना है, जो आप अरेंज कर रहे हो बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। तो आप पैसा लेकर आओगे, क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए। दोस्तों एक स्टोरी की तरह समझोगे ना तो बहुत आसान है, मॉड्यूल में सीक्वेंसिंग बहुत ऊपर नीचे है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सीक्वेंसिंग फॉलो करना है, बट आपके
कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूं, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। अगर ये सीक्वेंसिंग फॉलो करोगे, स्टोरी को फॉलो करोगे तो आसान हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपने इक्विटी शेयर इशू किए हैं 5 लाख रुपए के, ठीक है, आपको बैंक में पैसा मिल गया। बिंग 50,000 इक्विटी शेयर्स, चेक कर लीजिएगा, बिंग 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू, एंड नाउ यू विल मेक मनी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। You will pay money to preference shareholder, debit the receiver, preference shareholder account debit to bank account credit 5 lakhs. Being amount paid. चेक करिए, being amount paid. Check all of you. Being amount paid 5 lakh rupees, as simple as that. हो गया। तो आपने पहले प्रेफरेंस शेयर को कैंसिल किया, फिर बाद में पैसों का इंतजाम किया, और फिर बाद में आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया। बिंग अमाउंट पेड, एज सिंपल एज दैट, खत्म, मैटर खत्म। कर लें एक और क्वेश्चन, चलो। तो ये क्वेश्चन किस चीज पे था? रिडम्पशन एट पार, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार। सेकंड, रिडम्पशन एट पार बट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम। पढ़ते हैं क्वेश्चन के डेटा को, देखते हैं। सी लिमिटेड हैड 10,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, फुल्ली पेड अप। चलो 55 की पहली कंडीशन यहां फुलफिल होती है, प्रेफरेंस शेयर्स शुड बी फुल्ली पेड अप। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार, मतलब 55 की कंडीशन नंबर 5 नहीं लगेगी। 55 का कंडीशन नंबर 5 कब लगता है? व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम, ठीक है। बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। अब समझना, अभी तक हम डिविजिबल प्रॉफिट में पहुंचे नहीं, वो तो कल की क्लास में पहुंचेंगे, tomorrow's lecture. Right now what are they saying? That preference shares are redeemed by issue of sufficient number of equity share of ₹10, but now it is issued at a premium of ₹2 per share, मतलब 12 रुपए में you are required to pass necessary journal entries। बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। आंखें अपनी बंद कर लेना, क्योंकि जो अभी यहां पर होगा वो आप सहन नहीं कर पाएंगे। क्या करूं लेडीज, वो क्या करूं लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। लेडीज एंड जेंट्स, मैं हूं आदत से मजबूर। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 10,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए में रिडीम हो रहे हैं। ओके ओके बेबी, ओके बेबी, ओके बेबी, ओके बेबी। 10,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए में रिडीम हो रहे हैं, मतलब 10 लाख रुपए आपको चाहिए। अ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, दैट इज इक्वल टू ₹10 लाख डिवाइडेड बाय, अब रुकना, यहां पर जो इक्विटी शेयर आप इशू कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, बट इट इज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। अब यहां पर डिनोमिनेटर में आप 12 रुपए नहीं लेंगे, यू विल स्टिल टेक ₹10 पर इक्विटी शेयर इन डिनोमिनेटर। क्यों सर? पर आपने तो यहां फॉर्मूला में लिखा ना, इशू प्राइस पर इक्विटी शेयर, ओके, अप टू फेस वैल्यू। सर पर एक सेकंड सर, एक सेकंड, होल्ड ऑन। एक शेयर 12 रुपए में इशू हो रहा है ना, एक इक्विटी शेयर तो 12 रुपए में इशू हो रहा है, तो हम डिनोमिनेटर में 10 रुपए क्यों ले रहे हैं? लिख लो वहां पर खुद के लिए, ₹2 पर इक्विटी शेयर कलेक्टेड एज प्रीमियम will be credited to securities premium account as per section 52। balance of securities premium cannot be used for into inverted comma redemption of
प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कोई भी कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तो जो भी एडिशनल अमाउंट मिलता है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, वो एडिशनल अमाउंट, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। कहां पे जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। और जैसे ही सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में वो पैसा जाता है, इट विल अट्रैक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52। और सेक्शन 52 कहीं पर भी आपको इजाजत नहीं देता है कि आप यूज कर सके बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। तो इवन दो आपने ये शेयर 10 रुपए का जो है 12 रुपए पे इशू किया है, ये जो 2 रुपए का एडिशनल प्रीमियम है ये आप यूज नहीं कर सकते। मतलब स्टिल डिनोमिनेटर में लेंगे आप 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 रुपीज, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स आपको इशू करना पड़ेगा। कितने इक्विटी शेयर्स इशू करना पड़ेगा? 1 लाख इक्विटी शेयर्स। समझ में आया? एक एक कर जनरल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली जनरल एंट्री, प्रेफरेंस शेयर को कैंसिल करेंगे। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10,000 प्रेफरेंस शेयर इंटू 100 रुपीज, तो 10 लाख रुपए। चेक करिएगा। फिर आप इक्विटी शेयर इशू करेंगे। अब यहां पर आप चाहें तो ब्रैकेट में कैलकुलेशन लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू ₹12। तो आपको बैंक में टोटल पैसा मिलेगा 12 लाख रुपए। कितना मिलेगा? 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अप टू द फेस वैल्यू विल गो इन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा 10 लाख और बाकी का 2 लाख रुपीज कहां जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 2 लाख रुपीज। और फिर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 12 लाख टू बैंक अकाउंट 12 लाख, सॉरी 10 लाख, 12 लाख नहीं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 10 lakhs टू बैंक अकाउंट 10 lakhs। चेक ऑल ऑफ यू। समझ में आया? अब आप कहोगे सर फिर तो प्रीमियम पे इशू करने का फायदा क्या रहा? बेटा एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ना, फायदा ही फायदा है। नुकसान क्या उसमें? नुकसान क्या ये बता? पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है, फायदा है। तो इवन इफ इक्विटी शेयर्स आर इशूड at premium, still the amount of premium cannot be utilized for redemption of preference share because section 52 उसकी इजाजत अनुमति नहीं देता है। चेक कीजिएगा सभी ने, यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या? Is this clear to all of you till here? तो भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यार जब मैं पढ़ाने में कमी नहीं छोड़ रहा हूं, मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आपके लिए जा रहा हूं, तो आप लोग हमें फीडबैक देने में कमी कंजूसी क्यों रखते हैं? प्लीज एक छोटा सा कमेंट आप लोगों को लिखना है। आपको पता नहीं, जिंदगी में 4 शब्द हमेशा ध्यान रखना। अगर किसी ने आपके लिए कुछ काम किया तो उसे थैंक्स जरूर कहिएगा। किसी का काम अच्छा लगा है तो उसकी सराहना, एप्रिसिएशन जरूर कीजिएगा। खुद से कभी गलती हो जाए तो माफी जरूर मांगेगा, सॉरी जरूर कहिएगा। और चौथी चीज यहां पर यह है कि किसी भी ये चीज करने में शर्म मत कीजिएगा, क्योंकि ये तीनों शब्द बहुत ही कीमती होते हैं। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, सच्ची लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे जरूर बताएगा। मैं डेली आपके लिए वीडियो लेता रहूंगा, आप डेली मुझे कमेंट कर बताते रहिए आपको मेरी मेहनत कैसी लगी, सच्ची लगी। और फिर बाद में कमेंट के अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। इसी तरीके से मैं आपसे जुड़ूंगा, आप मुझसे जुड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। चाहे आपने मुझसे एकाग्रता की पेड क्लासेस में पढ़ाई की हो या ना की हो, आप मेरी फैमिली है, आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरे यूट्यूब के बच्चे हैं, आप है TAAS दी अंशुल अग्रवाल सर के बच्चे। क्योंकि मैं कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। मंडे टू फ्राइडे डेली रात को 8 बजे आप लोगों के लिए मैं रिवीजन सेशंस यहां पे इस चैनल पे लेता रहूंगा। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़ाई पूरी कीजिएगा। ट्रस्ट मी, दिस विल डेफिनेटली ऐड लॉट ऑफ मार्क्स टू योर बकेट एंड बास्केट। इतना ही नहीं, हमारा इंदौर के अंदर फेस टू फेस मैराथन होने वाला है। आप लोगों ने सही सुना, 25 और 26 मई को, 25 और 26 मई को इंदौर में फेस टू फेस मैराथन कंडक्ट कर रहे हैं। 2 दिनों का, 4 सब्जेक्ट्स होंगे, हार्ड कॉपीज ऑफ नोट्स मिलेंगे, एब्सोल्युटली फ्री है। सिंपली आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस लिंक को क्लिक कर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो सीए फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आकर यहां पर ये टेस्ट सीरीज को क्लिक करेंगे, सीए फाउंडेशन में जाएंगे, 1800 रुपए में, 1800 रुपीज में 24 इवैल्यूएटेड टेस्ट आपको यहां पर मिलेगी, जहां पर हर सब्जेक्ट के 6 पेपर, 3 पेपर 30 मार्क्स के, 2 पेपर 50 मार्क्स के और 1 पेपर 100 मार्क्स का। बिकॉज यू कैन नॉट बी बेस्ट अंटिल एंड अनलेस यू टेस्ट। दोस्तों फिर से मैं आपसे यही
यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे फीडबैक देकर जरूर बताइएगा आपको ये सेशंस कैसे लगे। अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको इसकी जरूरत है। नए टॉपिक्स है, थोड़े ज्यादा टेक्निकल, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स आ सकते हैं। मैं अंशुल अग्रवाल ऑन बिहाफ ऑफ टीम एकाग्रता आज यहां पे इस सेशन से साइन ऑफ करता हूं। फिर से मुलाकात होगी आपसे कल के सेशन में। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड नाइट, शब्बा खैर।